everyone, welcome back to English Master. Today we are going to cover a new topic in English literature that is known as Romanticism that began in 1798 and ended up 1837. तो पहले हम रोमांटिसिज्म को डिस्कस करने से पहले ये जानेंगे कि उसके रीजंस क्या क्या थे, क्या रीजंस थे जो रोमांटिसिज्म एज को इंग्लिश लिटरेचर में इफेक्ट करने में हेल्पफुल थे और रोमांटिसिज्म क्यों आया, कहाँ से आया. देयर आर लॉट ऑफ रीजंस बट आई विल डिस्कस अ फ्यू ऑफ दोस. सो लेट अस बिगिन. So here is the very first reason that I will be sharing with you is French Revolution. It started on May 5th, 1789 and ended up in 1799. एक बार ध्यान रखना, अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको एक चीज़ मिलेगी कॉमन, वो है 17 डेट्स. सो ये देखिए, ये जो ईयर्स दिए हुए हैं ये 17 में ही है. इसको मैं पहले आपको ऐसे ही समराइज कर दूं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज अ पीरियड ऑफ मेजर सोशल upheaval that began in 1787 and ended in 1799. It sought to completely change the relationship between the rulers and those they governed and redefine the nature of political power. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था उसमें फ्रांस ने अमेरिका को हेल्प की थी, किससे? ब्रिटेन से आज़ादी दिलाने में. उससे उसको बहुत सारा नुकसान हुआ, जो नुकसान था अराउंड 10 मिलियन का. इससे कंट्री की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई और फ्रांस जो था उस समय 3 स्टेजेस में डिवाइड था. एक सबसे ऊपर रॉयल, उससे नीचे फिर रिचर और उस सबसे नीचे फार्मर्स और दूसरे लोग आते थे. देखिए, इसमें प्रीस्ट होते थे जिन्हें सबसे अच्छे से ट्रीट किया जाता था, फिर रिच पीपल आते थे और उसके बाद दूसरे रेजिडेंट्स आते थे जिसमें फार्मर्स भी इंक्लूड होते थे. अब होता क्या था, जो पहली 2 स्टेट्स थी, जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझा देती हूँ, इस तरह से ये प्रीस्ट हो गए और ये जो है ये रिच पीपल हो गए. तो ये तो बहुत कम कम लोग थे बट ये वाले लोग बहुत ज़्यादा थे, है ना. अब हुआ क्या, इन वाले लोगों ने सारा अमाउंट जो टैक्सेस होते थे वो पे करने होते थे और वो टैक्सेस इन्हें जाते थे और ये फाइनेंशियल कंडीशंस को ये लोग ऊपर उभारने के लिए इनको यूज़ करते थे. सो दीज वर द वर्स्ट सफरर्स who had to pay a lot of amount to these people to overcome the financial difficulties of the country. तो इन्होंने इतना सफ़र किया, बहुत सारा फेस किया और इस वाले जो रिच वाले लोग थे, जो इस स्टेट के लोग थे, they were not supposed to pay any sort of taxes. तो इसलिए रिच जो थे वो रिचर होते चले गए, जो पुअर थे वो और भी गरीब हो गए. इससे क्या हुआ, जब ज़्यादा प्रेशराइज करो तो क्या होता है, एक्शन का रिएक्शन आता है और रिएक्शन केम इन टर्म्स ऑफ रिबेल. और ये किसके नाम से जाना गया, ये जाना गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम से. तो इतना होने के बाद लोगों में कैसा, अब इसमें हुआ क्या कि रिलेशनशिप को चेंज करना था कि रूलर्स की जो रिलेशनशिप थी, दोज दे गवर्नड एंड रीडिफाइन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल पावर. वो नहीं चाहते थे कि इस तरह का हमारा पॉलिटिकल पावर रहे, बल्कि वो चाहते थे कि ये रीडिफाइन हो. यहाँ पर दीज प्रीस्ट शुड नॉट गेट ऑल सॉर्ट ऑफ relaxations. Instead they should also be rich, these rich people also be able to help out the country to overcome the difficulties. तो ये इसलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ. अब जब ये हुआ तो आप समझ सकते हैं हाउ विल बी द कंडीशन ऑफ द कंट्री एट दैट टाइम. सो दे ऑल हैड कम अप विद लॉट्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड देयर वर लॉट ऑफ प्रेशर. तो उससे निकालने के लिए एक मेजर रीज़न ये बना कि रोमांटिसिज्म एग्जिस्ट हुआ या फिर हमारे केम इनटू द इफेक्ट. ठीक है, दूसरा रीजन क्या था, अमेरिकन इंडिपेंडेंस. इसमें क्या हुआ, देखिए, ब्रिटेन नीडेड मनी टू पे फॉर इट्स वॉर डेब्ट्स. ब्रिटेन को ज़रूरत थी किसकी, अपने जो कर्जे थे वो चुकाने के लिए. द किंग एंड द पार्लियामेंट बिलीव दे हैड द राइट टू टैक्स द कॉलोनीज. दे डिसाइडेड टू रिक्वायर सेवरल काइंड्स ऑफ टैक्सेस फ्रॉम द कॉलोनिस्ट to help pay for the French and Indian war. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमें क्या है, बहुत तरह के हमारे ऊपर जो टैक्सेस हैं वो हमें क्या करना है, पे करने हैं. These taxes included the Stamp Act passed in 1765 which required the use of special paper bearing the embossed tax stamp for all legal documents. तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, ये उल्टे सीधे टैक्स इनके ऊपर लगाने शुरू कर दिए कि ये डॉक्यूमेंट इतना महंगा है, दिस अमाउंट ऑफ द
the cost of this paper is so heavy and the stamp also will go with such a heavy amount. So what happened, this तरह के जो लॉज थे वो पास हुए जिससे उन्हें क्या करना था, पे टैक्स करना था. अब प्रॉब्लम क्या आई, बहुत सारे कॉलोनिस्ट ने सोचा कि ये टैक्सेस हम क्यों भरें, बिकॉज ये तो इंग्लैंड में पास हुए हैं, इंग्लैंड की पार्लियामेंट में पास हुए हैं, तो अमेरिकन को उनको क्यों पे करना चाहिए. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके लिए प्रोटेस्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि ये हमारे राइट्स को वायलेट करते हैं, इसलिए हम इनको जो है नहीं पे करेंगे. ये तो हो गई हिस्ट्री. फिर क्या हुआ, अप्रैल 1775 में इन ग्रुप ऑफ कॉलोनिस्ट जो थे उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई की और उसके बाद उन्होंने क्या किया, 1775 में उन्होंने सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस ने डिसाइड किया कि वो कॉन्टिनेंटल आर्मी बनाएंगे और फिर उसके बाद उन्होंने उन 13 कॉलोनीज को जो आप नॉर्थ अमेरिका में देखते हैं, जो ब्रिटेन की साइड हैं, जो आपको इस तरह से दिखाई देंगी अगर आप उसमें देखेंगे, जो हमारा नॉर्थ अमेरिका का जो एरिया है आप देखेंगे तो ये वाली कॉलोनीज यहाँ पे जो पड़ती हैं इस साइड से, आप देखना ये वही 13 कॉलोनीज हैं. तो जॉर्ज वॉशिंगटन, तो इन लोगों ने इसको आज़ाद करवा दिया और वो सिलेक्टेड टू बी द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी. और उस टाइम कमांडर चीफ कौन था, जॉर्ज वॉशिंगटन था. तो ये कॉलोनीज क्या हुआ, दे वर रेडी टू फाइट देयर राइट्स. और फिर ये सारी कॉलोनीज के नाम मैंने आपके लिए यहाँ नोट डाउन कर दिए हैं, जो कि ब्रिटेन से अलग हुई और वो इंडिपेंडेंस अमेरिका का पार्ट बन गई. ठीक है, अब मैं स्टोरी आपको क्यों सुना रही हूँ, फाइन, लेट मी टेल यू. दिस ऑल created a lot of chaos in the life of common man. This brought a lot of pressure. The war situations were too bad to be faced by the people of that time. That is why they wanted kind of change, and the change was brought by the poets that I'll discuss later. ठीक है, अब आता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. चीज़ें चेंज होती हैं, माइंडसेट चेंज होते हैं और फिर हमें नई नई रिक्वायरमेंट्स आती हैं. जब रिक्वायरमेंट आती हैं देन वी रिक्वायर मनी एज वेल. फॉर दैट व्हाट हैपेंड, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी आ गया. इसमें क्या हुआ, जो गांव थे वो खाली होने लगे, लोग किधर भागे, शहरों की तरफ. और जो उनका नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या होता है, सिंपैथी, एम्पैथी, ये सारी जो कॉमन एट्रीब्यूट्स जो ह्यूमंस की होती हैं, जो स्पेशली कहाँ होती हैं, यू विल फाइंड देम मोर ऑन इन विलेजेस दैट वर वैनिशिंग. क्योंकि लोग इंडस्ट्रीज के लिए किधर भाग रहे थे, शहरों में भाग रहे थे. देयर वॉज अ लॉट ऑफ रश, पीपल कुड बी सीन, अ लॉट ऑफ पीपल कुड बी सीन ओवर देयर वर लॉट मेनी इलनेस, बहुत सारी बीमारियां इंट्रोड्यूस हुई. तो फिर वहां पर ये हमारे जो कॉमन एट्रीब्यूट होते हैं दे स्टार्टेड धीरे धीरे क्या होने लग गए, खत्म होने लग गए. दे स्टार्टेड एक्सटिंक्टिंग, सो दैट बिकेम अ मेजर प्रॉब्लम. और फिर क्या हुआ, इससे राइटर्स को कंपेल हुआ, वो विवश हो गए क्या करने के लिए, कि वो किसके बारे में लिखें, नेचर के बारे में लिखें. नाउ आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि ये 3 रीजन थे जो रोमांटिसिज्म को लाने में हेल्पफुल थे. अब देखिए, रोमांटिसिज्म इज नॉट अ काइंड ऑफ रोमांस दैट गोज ऑन बिटवीन अ गर्ल और अ बॉय. इट्स नथिंग बट इट इज डिस्क्राइबिंग अबाउट नेचर to make you feel or realize that you are much connected with nature and you can learn a lot of lessons and you can soothe your mind. जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, इतनी सारी प्रॉब्लम्स चारों तरफ फैल रही थी, तो राइटर्स ने सोचा कि ऐसे टाइम में किसकी ज़रूरत है, द नीड ऑफ द आर इज टू ब्रिंग द पीपल बैक इन देयर कॉमन लाइफ. तो उनकी रूटीन लाइफ में उनको लौटाने के लिए राइटर्स ने इस एज में लिखना स्टार्ट किया, जो किसके नाम से जाना गया, रोमांटिसिज्म के नाम से. चलिए आगे बढ़ते हैं. आई होप नाउ टर्म रोमांटिसिज्म एंड इट्स रीजंस आर क्लियर टू यू ऑल. ये स्टार्ट कब हुआ, 1798 में, और एंड अप कब हुआ, 1837. दिस आई ऑलरेडी टोल्ड यू. इसमें पोएट्स कौन कौन से थे, देखिए, रॉबर्ट बर्न्स, विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल एस टी कॉलरिज के नाम से हम जानते हैं, वॉल्टर स्कॉट हो गए, रॉबर्ट सूदे हो गए, Jane Austen, she was a novelist, Lord Byron, P.B. Shelley, John Keats, Mary Shelley, she was wife of Mr. P.B. Shelley. Okay, so let's begin from here.
देखिए मैं आपको बताती हूँ. सम पोएट स्टार्टेड राइटिंग अबाउट नेचर बिफोर द स्टार्ट ऑफ रोमांटिक एज. ऐसा नहीं होता कोई भी एज अपने आप से एकदम से शुरू हो जाता है. इट टेक्स टाइम. सो हियर वी कुड सी दैट देयर वर सम पीपल हु वर राइटिंग अबाउट इट, और वो क्या कहलाए जाते थे, वो ग्रेवयर्ड पोएट कहलाए जाते थे. ठीक है, रिमेंबर. सी आई कैन नॉट राइट वेरी वेल विद माई कर्सर, बट लेट मी टेल यू दे वर नोन एज ग्रेवयर्ड पोएट्स. ठीक है, तो उसमें से कौन कौन होते थे? एक रॉबर्ट बर्न्स थे और एक विलियम ब्लेक थे. दे वर ग्रेट पोएट्स अमंग देम, फाइन, अमंग ग्रेवयर्ड पोएट्स. सो रॉबर्ट बर्न और विलियम ब्लेक, ये दोनों ने एकदम से तो स्टार्ट नहीं किया था ना. द रोमांटिक एज डिडंट स्टार्ट इन वन गो इन 1798. इंस्टेड मैनी एफर्ट्स वर बीइंग पुट, राइट. तो हम देखते हैं विलियम ब्लेक, ही नेवर अचीव्ड any fame in his lifetime, but today he is recognized. In 1789 the songs of innocence were published, that brought a lot of fame in his life. In 1794 songs of experience was also written by him. तब तक क्या हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था. So it impacted poets a lot. Poets focused on imaginations more on focusing the reasoning. So they had started thinking about some landscape kind of things so that they can focus on and can bring people to more imaginative rather than being more reasonable. या फिर बहुत सारा वो नहीं चाहता था कि ऐसे टाइम में जो फ्रेंच का जो रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था उसमें लोग बहुत कंफ्यूज हो गए थे, बहुत चिड़चिड़े हो गए थे. तो वो चाहता था कि वो किस लाइफ की तरफ लौट जाएं? इमेजिनेशंस की तरफ लौट जाएं. फिर वहां इंट्रोडक्शन होता है विलियम वर्ड्सवर्थ का और सैमुअल टीलर का. ठीक है, ये दोनों आते हैं. इन 1795 में दे मेट, फाइन, एंड पब्लिश्ड अ लिरिकल बैलेड विच वाज नेम्ड एज कलेक्शन ऑफ पोम. ठीक है, इसमें जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे उनका लिखा हुआ थोड़ा कम था और जो हमारे एस.टी. कॉलरिज थे इनका कलेक्शन ज्यादा था. ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया था? एक राइम ऑफ एंशिएंट मराइनर, टिंटन एबे, ये सब 1798 में इस लिरिकल बैलेड में ही थी और इसके पब्लिश होने के बाद ही से इस एज की शुरुआत हुई थी. आई होप इट विल बी लर्न्ड एंड रिमेंबर्ड बाय यू. कौन सा? कलेक्शन ऑफ पोम. किसने लिखा था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने और सैमुअल टीलर ने. और यहां से ही किसकी? रोमांटिक एज की स्टार्टिंग हुई थी. तो दीज हु आई एम टॉकिंग अबाउट, विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज. ठीक है, इन दोनों ने इसकी शुरुआत की थी. अब हम आते हैं आगे किसके साथ? वॉल्टर स्कॉट. ठीक है, तो वॉल्टर स्कॉट जो थे वो किस में लिखते थे? उनकी पोइट्री भी होती थी एंड ही ऑल्सो रोट नॉवेल्स. उन्होंने दो लैंग्वेजेस में लिखा, एक स्कॉटिश में और इंग्लिश में भी. दोनों तरह की नॉवेल्स लिखी और वो ज़्यादातर हिस्ट्री के बारे में लिखते थे. ही वॉज अ हिस्टोरिक नॉवेलिस्ट एक्चुअली हु रोज बेस्ड ऑन हिस्ट्री. इन 1937 जब क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड में क्वीन बनी थी तब से इस एज को ख़त्म माना जाता है. तो आप कहाँ ले जाएंगे? इस हिसाब से नीचे ले जाएंगे, राइट. द एंड ऑफ आर विच एज? एज ऑफ रोमांटिसिज्म. अब उसके बाद हम बात किसकी करेंगे? अब हम बात करेंगे रॉबर्ट सौदे की और जेन ऑस्टन की. सी वन मोर थिंग आई विल ऐड ऑन ओवर हियर. दीज पोएट्स विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, वॉल्टर स्कॉट एंड रॉबर्ट सौदे, they all were also known as lake poets. Why they were called a lake poet? Because they lived near the lakes. तो ये सब कहाँ रहते थे? लेक्स के पास रहते थे. ठीक है, इंग्लैंड में. फाइन. तो रॉबर्ट सौदे जो थे वो बहुत फेमस पोएट थे एंड ही वॉज टाइटल्ड एज पोएट लॉरिएट फॉर 30 years. ठीक है, ये एक टाइटल होता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जो बताता है कि ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएट्स. सो दिस फेम वॉज स्नैच्ड बाई whom? बाई विलियम वर्ड्सवर्थ इन विक्टोरियन एज. टेनिसन बिकेम पोएट लॉरिएट. तो ये जो था इनसे चेंज हुआ, रॉबर्ट सौदे से कहाँ गया?
विलियम वर्ड्स के पास गया ये टाइटल पोएट लॉरिएट, एंड लेटर ऑन इट वाज गॉन टू टेनिसन इन द एज ऑफ विक्टोरियन एज। अब हम बात करेंगे, और इसी टाइम पर विलियम हैजलिट और चार्ल्स लैम्ब वर आल्सो देयर। दे वर गुड फ्रेंड्स ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज, राइट। विलियम हैजलिट शेक्सपियर के प्लेस के कैरेक्टर्स का क्रिटिसिज्म करते थे, सो ही वॉज नोन फॉर इट। एंड ये सब यहाँ तक के राइटर्स जो आते हैं वो किस में आते हैं, दे आर नोन एज फर्स्ट जनरेशन राइटर्स ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म। उसके बाद सेकेंड जनरेशन स्टार्ट हो जाती है, जो स्टार्ट किससे होती है, जेन ऑस्टिन से होती है। जेन ऑस्टिन वॉज अ नॉवेलिस्ट एंड शी यूज्ड टू क्वेश्चन on 18th century novels. She was realistic and had no supernatural elements in her writings. After Shakespeare, याद रखना कि अगर शेक्सपियर के बाद सबसे ज़्यादा किसी को पढ़ा गया है तो वो कौन थी, जेन ऑस्टिन थी। ये बहुत फेमस थी। इनकी एक पब्लिश्ड जो नॉवल थी उसका नाम था नॉर्दरेंगर एब्बे, विच वॉज गिवन टू पब्लिश इन 1803, बट इट डिड नॉट गेट पब्लिश्ड। कब तक, 1818 तक पब्लिशर ने उसको पब्लिश नहीं किया। इन्होंने एक प्राइड एंड प्रेजुडिस के नाम से, एक सेंस एंड सेंसिबिलिटी के नाम से बहुत सारे पब्लिशर्स जो हैं कराए, लेकिन वो बहुत लंबे टाइम तक पब्लिश नहीं हुए। वाई, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड? एट दैट टाइम girls were not allowed to get published their materials, their literary work. So she got fame only after her death. Remember, so these were the points to be remembered. Now we'll talk about Lord Byron. तो second generation में कौन कौन आते हैं, लॉर्ड बायरन, पीबी शेले एंड जॉन कीट्स। तो हम पहले बात करेंगे लॉर्ड बायरन की। ही वॉज द एल्डेस्ट अमंग दीज ऑल। तो ये 19th सेंचुरी के 20 सालों में इन तीनों ने पोइट्री लिखी थी, पीबी शेले ने, जॉन कीट्स ने और लॉर्ड बायरन ने। ठीक है, ऑल थ्री डाइड। व्हाट वर द कॉमन थिंग्स अबाउट ऑल ऑफ देम? दे ऑल डाइड इन वेरी यंग एज, दे ऑल थ्री वर वेरी हैंडसम। एंड आप देखो, जब ये लोग लिख रहे थे ना, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलेज, तो उस टाइम में ये स्कूल स्टूडेंट रहे होंगे। सो दे वर दैट यंग, और अब वो इस टाइम में इनको टक्कर दे रहे थे। सो दे वर वेरी फेमस राइटर्स, बट देयर स्टाइल वॉज वेरी चैलेंजिंग। सो पीबी शेले, आपको याद होगा, ही रोट मैनी ओड्स, ओड टू अ स्काईलार्क, है ना, और उसने एक एलेजी भी लिखी थी जो कीट्स की डेथ पर लिखी थी। तो ये सब बहुत फेमस हुई, बट आफ्टर हिज डेथ। और इसमें ही हमने देखा कि ये कौन थी लास्ट में, शेले। ठीक है, शेले के बारे में हम बात करेंगे कि मैरी शेले वॉज द वाइफ ऑफ मिस्टर शेले इटसेल्फ। और वो क्या लिखती थी, वो ज़्यादातर साइंस फिक्शन लिखती थी, और इन्होंने बहुत फेम कमाया इन्होंने भी, और ये भी उन्हीं पोएट में आती हैं जो कि हमारे रोमांटिक पोएट्स में आते हैं। ठीक है, और कीट्स का एक दो आपको और भी याद होगा। कीट्स का मैं आपको बताना यहाँ भूल गई, एक आपको याद होगा, ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम। सो दीज वर वेरी फेमस पोएट्रीज दैट ऑल, अगर आप पूरे तरीके से देखें, सो व्हाट ऑल वी डिस्कस्ड वाज अबाउट नेचर ओनली। सो दे ऑल हैड रिटन अ लॉट ऑफ अबाउट नेचर जस्ट टू ब्रिंग द हैप्पीनेस बैक अमंग द पीपल हु हैड बीन सफरिंग सिंस लॉन्ग। दिस इज हाउ द रोमांटिक एज हैड स्टार्टेड एंड एंडेड अप। तो 1798 से स्टार्ट हुआ था, जब इन्होंने अपना वो जो हमने आपको बताया कि उन्होंने क्या लिखा था, एक लिरिकल बैलेड लिखा था जो इस एज में शुरू हुआ था, और फिर एंडेड अप किससे हुआ, वॉल्टर स्कॉट की राइटिंग्स थे, जो मैं आपको बीच में ही बता चुकी हूँ 1837 में। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप romanticism was clear to you all. We'll soon meet in next video. Till then, take care and do not forget to subscribe the channel to keep yourself updated. We'll soon meet in next part.